जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, आज हम लाभ भाव के बारे में बात करने वाले हैं, 11वें भाव के बारे में, जिससे हम इनकम देखते हैं, एप्रिसिएशन देखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। पर शास्त्रों में इस भाव को इतना भी साफ सुथरा नहीं बताया गया है। बहुत सारी नेगेटिविटी इस भाव के साथ जुड़ी है। तो किस तरह इसका फलित करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो को खास बनाने के लिए मैंने अपने साथ अपने 3 स्टूडेंट्स को भी रखा जो इस डिस्कशन में पार्ट ले रहे थे, और उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको जानने को मिलेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो लाइफ सूत्राज को और करे अपनी नक्षत्र ज्योतिष का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो नीला जी, सविता जी, श्रेय, नमस्कार आप सभी को, और आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। तो आज का विषय 11वां भाव है, और 11वां भाव किस तरह से बाकी कुंडली के भावों से अलग है, उसके क्या क्या गुणधर्म हैं, उसको देखते वक्त किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और आज हम उस पर बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे बिल्कुल नीचे से चालू करते हुए, मतलब बेसिक लेवल से चालू करते हुए कि क्या क्या इसमें हो सकता है, उसको लेंगे, और फिर हम डेप्थ में जाएंगे कि अरे इसमें ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पहले आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे, मतलब स्टार्ट करते हैं, नीला जी से चालू करते हैं। नीला जी, आप मुझे बताएं, 11वें भाव के नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वो लाभ का भाव है वो, और इच्छा पूर्ति का भाव है। राइट राइट राइट। ऐसे उच्चई भाव भी बोला जाता है हम्म। और त्रिशराय भी बोला जाता है, लेकिन फिर भी पहले तो लाभ ही आता है। बहुत बढ़िया। सो आपने कहा कि इच्छा पूर्ति का भाव है। श्रेय, इसको लिख लेना, इच्छा पूर्ति। ठीक है, थोड़ी देर में अगर तुम्हारे पास पेन पेपर है तो एक बार लिख लो इसको, क्योंकि हम इसको फिर एक एक करके कवर करेंगे। लाभ का भाव बताया कि भाई लाभ का है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और उपचय भाव एक होता है, 3 6 10 11 भाव को उपचय भाव कहते हैं, तो वो भी आ जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। सविता जी, प्लीज आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? 11th हाउस हमारे किसी भी इच्छा के लिए जब हम सोचते हैं ना, तो अगर उसमें कोई भी प्लैनेट जो भी किसी भी हाउस का जाकर बैठता है, तो वो उस प्लैनेट की पूर्ति कर देगा। तो मीन्स अगर हमारा 4th हाउस का प्लैनेट अगर वहाँ पे है, या 9th हाउस का प्लैनेट वहाँ पे गया है, तो हम वहां से अपनी इच्छा की पूर्ति करने का सोच सकते हैं। ओके। इन्होंने कहा कि जिस भाव का अधिपति लाभ भाव में हो, उस भाव की इच्छा पूर्ति होगी, या मतलब समझाइए, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब 11th हाउस, जैसे अभी नीला जी ने बताया कि हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, तो 11th हाउस में जहां कहीं का भी लॉर्ड जाके बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड हमको वहां की इच्छा पूरी होगी, या उसका लाभ हमको वहां से मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने कहा कि किसी भाव का अधिपति लाभ भाव में जाए तो उस भाव की इच्छाओं की पूर्ति होती है, उस भाव का फायदा होता है, ऐसा हमको सुनने को मिला। श्रेय, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? सर वही सर, मोस्टली अपन लोग क्या करते हैं, लोगों की इसको सिर्फ आय के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये आय के अलावा भी बाकी किसी भी तरह का लाभ दर्शाता है, जैसे कि सविता जी ने बताया। सर मेरा भी एक बात था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थर्ड लॉर्ड या थर्ड हाउस का भाव और मंगल अगर चले जाए, तो जैसे भाई बहनों का लाभ ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सभी का देखें, और सर दूसरी चीज ऐसा है कि सर ये छठे से छठा भी होता है, तो ये रोगों का भी है, मतलब रोगों से भी देख सकते हैं कि अगर इसका कनेक्शन आ रहा है तो आपको रोग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी हम्म। सर, ये दो। तो आपने 2 नेगेटिव पॉइंट भी इसके साथ जोड़े, छठे से छठा हो गया, ये इसलिए रोग को भी इंडिकेट कर सकता है। और आपने उनकी बात का भी समर्थन किया कि जिस भाव का स्वामी 11वें जाता है, या जो कारक भी अगर 11वें गया है, तो उस कारक की भी वृद्धि के योग बनते हैं। शायद यही कारण है, मैं आपकी बात को कंफर्म करते बताऊं कि 11वें भाव में शुक्र का होना सामान्यता वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं मानते हैं। मैं किसी एक स्कॉलर को सुन रहा था, उसने तो सीधा ये कहा, अरे जिस लड़के के 11वें भाव में शुक्र हो उसको अपनी लड़की नहीं देनी चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे अरे कारक गया है 11वें भाव में तो बहुत महिलाओं का साथ मिलेगा। समझो कि आपने जो कहा कि उसका लाभ होता है, अब उसको लाभ होता है या उसका लाभ होता है में अंतर हो जाता है। एक तो ये हो सकता है पत्नी को लाभ, शुक्र अगर 11वें में है, जैसे आपने कहा मंगल अगर 11वें में है तो भाई को लाभ, ठीक है। एक होता है भाइयों का लाभ, मतलब भाई आपके एक से ज्यादा है,
भाइयों से लाभ, भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अंतर आ जाता है, वही आज समझेंगे इसको। तो चलिए ठीक है जी, ये पॉइंट तो मैं समझ गया आपके। अब ये भाव बाकी कुंडली से अलग क्यों है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स रख रहा हूँ, एक बार उसको देखिएगा और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आज का टॉपिक है 11th हाउस लिया क्यों। सो सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने कही मैं वही दोहराता हूं, और मैं नहीं दोहरा रहा हूं, शास्त्र का जो मत है वो आपके सामने रख रहा हूं। वो लिखते हैं, लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे राज्य लाभ फलप्रदा गज अश्वपति मीशम च सौम्या कुर्वन्ति निश्चिता। लाभ स्थान में सभी ग्रह क्रूर हैं, शुभ हैं, अच्छे घर के मालिक है, बुरे घर के मालिक है, सबके लिए एक लाइन, ग्रहा सर्वे राज्य लाभ फलप्रदा, वो राज्य का लाभ यानी कि सत्ता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। गज अश्वपति मीशम, पहले के टाइम में गजों का, हाथियों का होना, घोड़ों का होना, उसका मालिक होना, ये इंडिकेट करता था कि बंदा बहुत पैसे वाला है या इसके पास रिसोर्सेज है। तो कहते हैं गज अश्वपति मीशम चौ सौम्या कुर्वन्ति निश्चिता, और सौम्य ग्रह हो तो इस चीज की कंफर्मेशन हो जाती है कि फायदा ही होगा। अच्छा, लेकिन ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं। अभी ये अंग्रेजी और हिंदी में लिखा भी आ गया होगा स्क्रीन पर। अब अगर इतना ही अच्छा भाव है तो फिर इसके साथ एक दूसरी लाइन, वही शास्त्र ग्रंथ जो इसकी तारीफ कर रहे थे, वो क्या लिखते हैं, त्रिलाभ अरि मृत्युना पतये दुख का दायक। त्रि बोलते हैं तीसरे भाव को, लाभ 11वें भाव को, अरि बोलते हैं शत्रु यानी छठे भाव को, अरि या रिपु, रिपु शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये मतलब छठा भाव। और मृत्यु भाव कौन सा होता है श्रेय, मृत्यु भाव कौन सा सर होता है? अष्टम भाव। अष्टम भाव। सो वो कह रहे हैं तीसरा, 11वां, छठा और 8वां के पतय मतलब उसके पति, उसके स्वामी दुखदायक होते हैं, परेशानी देने वाले होते हैं। अब ये तो बड़ी, मतलब अगर मैं कुंडली पर इस चीज को, बात को रखूं, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये वाला भाव, ये वाला भाव, ये वाला और ये वाला, इनको उन्होंने कहा ये दुखदायक भाव है, ये अच्छे भाव नहीं, ये इनके अधिपति दुखदायक है, क्षमा कीजिएगा, भाव खराब नहीं बोले, लेकिन इनके अधिपतियों के लाइन लिखते हैं त्रिलाभ अरि मृत्यु नाम पतये दुख का दायक। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी देखो जरा, त्रिलाभ रिपु मृत्यु ना, मतलब उन्होंने क्या किया, पहले थर्ड को लिखा, फिर लाभ भाव को लिखा, फिर छठे को लिखा। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि भाई तीसरे के बाद छठा लिखते, छठे के बाद 8वां लिखते, 8वें के बाद 11वां लिखते, तरीके से तो ये ऑर्डर होना चाहिए। अब या तो ये तुकबंदी बिठाने के लिए लिखा गया हो कि भैया ये बैठ नहीं रहा, इसको पहले डालो, इसको बाद में डालो, या इस ऑर्डर का कोई रीजन हो। तो इस ऑर्डर का एक रीजन ये है कि इसी ऑर्डर में दुखदायक है, कहने का मतलब है अष्टम भाव सबसे ज्यादा दुखदायक है, उससे थोड़ा कम दुखदायक रिपु भाव है, उससे और थोड़ा कम लाभ भाव। सबसे पहले तो वीडियो बाधित करने के लिए क्षमा चाहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। जब भी कोई रील बनती थी तो आप पूछा करते थे कि दिल्ली में आप कहाँ पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली और करनाल में एडमिशन ओपन है, वहाँ पर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा। यदि आपकी रुचि है और इस विषय को सिस्टमैटिकली आप समझना चाहते हैं आमने सामने बैठकर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया होगा, आपके सामने अभी आ रहा होगा, उस पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं क्लास में, और अब वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं, वापस कंटेंट पे चलते हैं। और उससे भी कम तीसरा है, यानी तीसरे के स्वामी से भी ज्यादा खराब और छठे से ज्यादा बेहतर 11वें भाव को माना गया है, ये दुख और तनाव देता है। अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने बताया भी कि कैसे 11वें भाव में बैठे ग्रह का शुभ फल मिलता है, शास्त्र का भी हमने पढ़ा। लेकिन एक बात और अभी जो हमने देखी कि आपने बोला भी ये लाइन कि छठे से छठा भाव है ये, ठीक है, छठे से छठा मतलब कारकात भावात भावम के अनुसार छठे के कुछ गुण धर्म तो इसमें भी आएंगे। दूसरा 12वें का 12वां है ये, तो दो बुरे भावों से, दो बुरे भावों का भावात भावम बन गया ये, है ना, कि दो बुरे भावों के गुणधर्म मैं लेके तो बैठा हूं भाई, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दूध का धुला हूं, क्योंकि मेरे में ये दोनों भाव के गुणधर्म आते हैं।
अब या तो हम इसको देखकर परेशान हो जाएं, तो फिर वो क्या था, वो ग्रहा सर्वे राज्य लाभ प्रदा, भैया सब राज्य का लाभ होगा, और अभी हम पढ़ भी रहे लाभ का स्वामी है, ये है वो है। तो बात तो सही है। अब यही चीज इसको बाकी पूरी कुंडली के बाकी 11 भावों से अलग कर देती है। कैसे? वहां पर क्या होता है, भाव खराब है तो भावेश को भी खराब कह देते हैं, या भाव अच्छा है तो भावेश को भी अच्छा कह देते हैं। कैसे? कि भाई लग्न है, लग्न भी अच्छा है, लग्नेश भी बहुत अच्छा है, पंचम अच्छा है, पंचमेश भी बहुत अच्छा है, छठा अगर खराब है तो छठे का स्वामी भी खराब है। ऐसे ही बोलते हैं ना, अष्टम खराब है तो अष्टम का स्वामी भी खराब है। लेकिन 11वें भाव में हमने फर्क कर दिया, हमने कहा नहीं, स्वामी अच्छा नहीं है, भाव अच्छा है। तो ये और किसी भाव के साथ तो बात नहीं आई, तो ये कुछ तो है इसमें जो हमें मतलब फलित करते टाइम ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर ये सब है तो अब इसको देखें कैसे, फलित कैसे करें। तो इसको समझने के लिए एक दो लाइनें और समझते हैं। देखिए, ये हमने बहुत सुना है कि कामना ही असंतुष्टि की जड़ है। ठीक है, वो अभी आजकल इंस्टाग्राम पर एक वो चलता है ना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। सुना है वो? राजा नहीं, एक बार मैं बोलूं, बड़ा अच्छा भजन सा है, उसकी 4 लाइन नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में ही सुख, बिन संतोष ये दुनिया दुखारी। अब अगर हम इस लाइन को बेस बना ले, ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, लेकिन एक दूसरा मत भी है कि जब तक कामना नहीं करोगे तो प्राप्ति कैसे होगी। अब इच्छा ही नहीं करोगे तो बैठे रहो, अब तो जड़ हो गए, आपको इच्छा सोचना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं वही है, क्योंकि हमारा अभी आध्यात्मिक चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूं कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है वो कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। प्रभु भी कह रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो, वो मैं दे दूंगा जब देना होगा, या तुम्हारे कर्मों के अनुरूप मिल जाएगा, लेकिन कर्म करने को मना नहीं किया है। यहाँ पर वही बात आ रही है कि कामना ही असंतोष की जड़ है या स्ट्रेस की जड़ है। तो 11वें का स्वामी आपकी कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है कि आप लाइफ में चाहते क्या है। जिस भाव में कामना का अधिपति जाएगा उस भाव से आपकी कामनाएं बढ़ जाएंगी कि ये भाव मुझे और अच्छा चाहिए, इस भाव में और बेहतरी होनी चाहिए, वरना ये भाव मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो 11वें भाव को कामना से जोड़ा, और ये जो अभी 2 शब्द बोले थे, नीला जी ने बोले थे, तो मैं अभी रुका था, मैंने अभी इसको कहता है इच्छा और पूर्ति, ये 2 अलग अलग शब्द है। इच्छा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं वो अलग बात हो जाएगी। मैं चाहूँ तो मैं तो पता नहीं क्या क्या चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा यूएस का वीजा मिल जाए, यूएस का प्रेसिडेंट बन जाऊं, या इससे शादी हो जाए, क्या क्या चाहूंगा, लेकिन मिलेगा थोड़े ना कुछ। तो इच्छा और पूर्ति का अंतर ही यहाँ पर भावेश और भाव का अंतर है। अगर हम कहें ये 11वां भाव का स्वामी मेरी इच्छाएं हैं, लॉर्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, हाउस लिख दिया, तो 11वें भाव का जो अधिपति है वो मेरी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, और 11वें भाव में बैठे ग्रह मेरी उन इच्छाओं की पूर्ति को इंडिकेट करते हैं। तो अगर 11वें में कोई, जैसा अभी सविता जी बोली कि 11वें में चौथे का स्वामी जाए तो घर के लिए फायदेमंद, या आपने कहा मंगल चला जाए तो वो पूर्ति का भाव है, वो उस चीज की पूर्ति हो रही है, उस चीज की वृद्धि हो रही है। लेकिन 11वें का स्वामी हमारी इच्छाओं को इंडिकेट करता है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, इस यहाँ तक कोई अगर सवाल या कुछ आप पूछना चाहें तो प्लीज आप पूछिए, अदरवाइज हम इसको और आगे बढ़ाएं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इच्छा और पूर्ति में अंतर है। अब इच्छा और पूर्ति में अंतर है, वही भाव और भावेश का अंतर है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की बता रहा हूं, उसमें लिखा है लाभ आधिपति सिंह नवांश में अति शुभ है। ठीक है, लाभ आधिपति सिंह नवांश में अति शुभ है। ये मैंने क्यों लिखा और ये क्या बताना चाह रहा हूं? भाई नवांश तो और भी है, 11 नवांश और है, अब उन्होंने सिंह को ही को पकड़ा, और स्पेशली उस चैप्टर में बृहद पराशर होरा शास्त्र में जहाँ 11वें भाव के बारे में बताया गया, वहां विशेषकर लिखा कि लाभ आधिपति सिंह नवांश में अति शुभ है। तो सिंह नवांश एक ऐसा नवांश है, स्वाभाविक सी बात है, राजसिक है, राजा का है, सबसे मतलब सूर्य का नवांश है, सूर्य उसका अधिपति है, प्लस
वीराने को और एकाकीपन को इंडिकेट करता है। ठीक है, एकाकीपन को इंडिकेट करता है क्योंकि अकेला है, वन है, जंगल है, वो भी वीरान जंगल होता है, सिंह राशि अगर ऐसे कहा जाता है। तो अगर लाभ आधिपति वहां जा रहा है तो पैसे के लिहाज से शुभ है, सिंह नवांश में जाना सत्ता के हिसाब से शुभ है। पारिवारिक जीवन पे कोई विशेष प्रभाव ये नहीं देगा, अच्छे भाव नहीं देगा। ऐसे ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूँ जो वैसे आपको पता होगी, धन और लाभ के अधिपति का एक्सचेंज, इसको हम कैसे देखना चाहिए? सविता जी, श्रेय, सेकंड एंड 11th लॉर्ड एक्सचेंज। सर अच्छा है तो फाइनेंसिस के लिए, बिल्कुल और ये अच्छा है। बहुत बड़ी चीज है। हाँ हाँ, और हर कुंडली में भी नहीं मिलता, कम कम कुंडलियों में देखने को बहुत मिलता है। बड़ा। लेकिन वो ग्रंथ भी उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये विवाह के बाद ही सफलता देगा, उससे पहले नहीं। लाभेश अगर द्वितेश के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, आप सोचो छोटे उम्र में मिल गया, बचपन से ही रईस था, नहीं, विवाह करोगे तो ये मिलेगा। तो अगर एक्सचेंज हो तो हम ये कह सकते हैं, लड़का सुधर नहीं रहा हो तो बोलो भैया शादी करवा दो, पैसा आ जाएगा। नहीं खैर जोक्स अपार्ट, ये कॉम्बिनेशन एक्सचेंज जीवन साथी के आने के बाद ही अच्छा है। एक और चीज, काम त्रिकोण सुना है आप लोगों ने? बताइए मुझे, काम त्रिकोण के कौन कौन से भाव होते हैं? 3 7 11। 3 7 11, ठीक है जी। सो 3 7 11 तीनों इच्छाओं के भाव है, अगेन पूर्ति के नहीं, 3 7 11 इच्छाओं के भाव है। आपने अभी पढ़ा 3 7 11 में भी 3 11 को तो उनके स्वामी को तो दुख कारक दुखदायक मान लिया गया, ये भी कह दिया। अगेन वही कामना का भाव है। और कहते हैं जो उत्तरोत्तर आता है, यानी जो आखिरी में आ रहा है भाव 3 7 11 में, 11वां सबसे अंत में आता है, तो वो उसकी इच्छाएं ना छोटी इच्छाएं नहीं होती। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। तीसरे भाव की इच्छा जिद की तरह है, चाहिए तो चाहिए, जैसे बचपन में हम नहीं करते कि ये होना चाहिए, और वैसी वाली इच्छाएं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आप इच्छा कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये मिले। बचपन में अच्छा खाने के लिए जिद कर ली, खिलौने के लिए जिद कर ली, वगैरह वगैरह। उसके बाद 7वें भाव की इच्छा शारीरिक इच्छा हो गई कि आपको पार्टनर चाहिए, अपने साथ व्यक्ति चाहिए, वगैरह वगैरह। और जो 11वां भाव है वो उससे ऊपर की इच्छा है, यानी कि जहां पर हमारी कामना प्रसिद्धि की है, नाम की है, लोग जाने पहचाने, में जहां से निकलो एक बार को तो ताली बजनी चाहिए। ये 11वें भाव की इच्छाएं हो गई। ये आय की वृद्धि, या मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाए, मेरी मेहनत को सफलता माना जाएगी, या ये बंदा सफल आदमी है, ये 11वां भाव है। तो 3 7 11 में भी अलग अलग कामनाएं हैं। तो 11वां दुनियादारी के लिए, नाम के लिए, कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपका ये 11वें का स्वामी चौथे बैठ गया, तो आप चाहेंगे मासेस मुझे अप्रिशिएट करे, और नहीं करेगी तो मैं दुखी हूं। क्यों नहीं करती? क्योंकि चौथा भाव मासेस का है। समझ में आ रहा है? घर में मुझे इज्जत मिले, अब वो घर पे नहीं मिलती, पीड़ित हो रहा है, तो फिर दुखी है कि यार ये तो मेरा होता ही नहीं है। 11वें का स्वामी सप्तम में बैठ गया तो जीवन साथी से उम्मीद है कि यार ये इनको तो बोलना चाहिए, इन्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, ये तो मेरे साथ खड़े, और वो खड़े नहीं हो रहे हैं या खड़े नहीं हो रही हैं, तो आप दुखी। तो मतलब जिस भाव में जाके 11वें का स्वामी अगर अफ्लिक्टेड हो रहा है या अगर बैठा भी है, तो आपकी उस भाव से कामनाएं बढ़ गई। और तो कामनाएं बढ़ गई, अगर वहां पर वो उच्च का है, शुभ प्रभाव में, तो इच्छा पूर्ति भी होगी। लेकिन अगेन बात यही है कि वो किस लेवल की हो रही है, आपकी इच्छाएं कितनी है। दुख का कारक इसलिए बोल दिया गया क्योंकि आप वहां से, क्या कहूँ, जुड़ गए हैं, आप उससे कुछ चाह रहे हैं कि ये देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या ये देगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, वहां से दुख चालू हो जाता है। अभी कुछ कुंडलियों के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे ये पत्रिका है, ठीक है, यहाँ लाभ भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये कहते हैं अगर कोई आता है ना कि सी सेक्शन करवाना है, बताओ सर कौन सा टाइम दे, कौन सा ग्रह दे, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं 11वें भाव में कोई ना कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो, 8वां 12वां खाली हो, छठे में क्रूर ग्रह हो, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, आप सब जानते हैं। यहाँ पे 11वां घर खाली है, परंतु लाभ अधिपति यहाँ पर सप्तम में बैठा है, ठीक है जी, सप्तम में बैठा है। अब जरा और देखिए इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं, कुछ भी जो बताना चाहें आपको इस कुंडली में, ये अच्छा लगा या ये बुरा लगा, कुछ अगर
बता सके तो प्लीज शेयर कीजिए, आपको क्या दिखता है इस चार्ट में? श्रेय, सविता जी, नीला जी। सर इसमें सबसे अकारक जो शनि होता है वो लगन में बैठा हुआ है, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो। सर ओवरऑल आप फाइनेंसेस के लिए तो सही है, मतलब जो 11th लॉर्ड सप्तम में बैठ के लगन भी देख रहा है। राइट राइट, आपने बोला इस कुंडली में जो अकारक होता है जो कि शनि है, वो लगन में आके बैठा है। ठीक है, अगर लगन में बैठा है तो आपने इसको किस चीज के लिए बुरा बोला? सर ये ओवरऑल दुख के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि शनि एक दुख का कारक भी होता है, और वो आपके हाँ। लगन में आकर के बैठ गया है, और वो आपके लगन लगने दोनों को पीड़ित कर रहा है। और डिग्री हम्म। वाइज देखा जाए तो वो शिफ्ट हो जाएगा 12वें भाव में। राइट लेकिन राइट, फिर भी लगन के लिए, और लग्नेश को तो नहीं, लग्नेश को भी नहीं दिखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आपकी बात मान लेते हैं। एक और चीज़ मुझे याद आई, क्योंकि आपने अष्टम भाव अकारक बोल दिया इसको। अभी जो लाइन पड़ी थी कि उसके अधिपति, जिन बुरे भावों के नाम आए थे कि उनके अधिपति दुखदायक होते हैं, उनमें अष्टम और 11वां दोनों थे। और दोनों का संबंध लगन से है ना? दोनों का संबंध लगन से है। एक उसमें छठे घर का भी जिक्र था, रिपु आया था, उसका लग्नेश से है। लग्नेश चंद्रमा के साथ बैठा है, भागेश भी है वो, लेकिन वो जो दुखदायक भाव की जो संज्ञा दी गई उस हिसाब से तो उसका कनेक्शन लगन लग्नेश से बन रहा है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, वो एक बात रख ली। और अकारक का लगन में होना आपने कहा अच्छा नहीं होता, वो भी बात मुझे, मैं सहमत हूँ आपसे। और बताइए सविता जी, कुछ सर आप लग सर सर इसमें जो कर्क लगन की कुंडली है उसमें 6th हाउस लॉर्ड बनता है जुपिटर एंड 8th हाउस लॉर्ड बनता है सैटर्न। दोनों का इम्पैक्ट इसके लगन लग्नेश के ऊपर आ रहा है, तो वो राइट, भी अच्छा चीज नहीं कहा जाएगा ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने कहा लगन लग्नेश दोनों पर छठे और आठवें के स्वामी का प्रभाव है। लगन लग्नेश मतलब लग्नेश के ऊपर दोनों का प्रभाव है, लगन पर एक का जी। प्रभाव है, लेकिन बात सही है आपकी कि वो भी ज़्यादा शुभ नहीं हम देख सकते। ठीक है जी, ओके। अब ये जातिका के साथ हुआ क्या, उसके बारे में बात करते हैं। फीमेल चार्ट है। आपने कहा अष्टम और सप्तम अधिपति लगन में बैठकर लग्नेश को देख रहा है, ऊपर से 11वें का स्वामी मेरे सप्तम में बैठा है। तो पति से इच्छाएं बहुत अच्छी थी, ज्यादा थी कि अरे ये ऐसे करेंगे, इनको ऐसे रहना चाहिए, इनको ऐसे बात करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और लग्नेश जो सप्तमेश है वो शनि लगन में लग्नेश को ही पीड़ित कर रहा है, लगन में बैठकर लग्नेश को देख रहा है। तो उसका स्वभाव वैसा नहीं था, वो जैसा व्यक्ति है वैसा था, शनि प्रधान व्यक्ति है और वैसा ही रह रहा था। विवाह चला भी और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि विवाह का अंत हो गया है। लेकिन ये चार्ट मेरे ख्याल से 1976 के आसपास का है। ठीक है, जो मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने गलती करी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डालनी चाहिए थी, पर फिर भी मान के चले 75-76 के आसपास की कुंडली है ये। तो उस दौरान का चार्ट है, शादी भी हो गई। अभी रिसेंटली ये चार्ट मेरे पास आया, इनके पति द्वारा लाया गया कि ये महिला घर छोड़ के जा चुकी है, कहती है आप ऐसे रहो, आप मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब मेरे से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, मैं पूरी नहीं कर पाता, मेरा स्वभाव नहीं है, इस वजह से तनाव रहता है। अभी 2 महीने से ये है नहीं, और इनकी फैमिली भी इसी को सपोर्ट कर रही है। अब मुझे अपने बच्चों की चिंता है कि बच्चों का मेरे क्या होगा, इस तरह का सवाल लेकर आए थे। तो यहाँ लाभ अधिपति का सप्तम में बैठना, केवल यही नहीं कि भाई वही बैठ गया तो आपका संबंध खराब कर देगा या ये कर देगा, लेकिन आपकी इच्छाएं कामनाएं वहां से बढ़ रही हैं और उसकी पूर्ति भी नहीं हो रही है। कामनाएं कब किसी भाव से बढ़ती है, जब या तो उसका भावाधिपति मेरे लगन लगने से संबंध बनाए कि भैया मैं जुड़ूं उससे ना, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मेरा लगन और लग्नेश दोनों चौथे घर से कोई कनेक्शन नहीं बना रहे, ना चौथे का स्वामी उनको देख रहा है, ना वो चौथे घर से कोई संबंध बना रहा है, ऐसी कंडीशन में घर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि घर बनाना है घर बनाना है। कई लोगों को आप देखेंगे उनके जीवन का एक ध्येय होता है कि मुझे मेरा घर होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किराए के घर में पूरी जिंदगी काट देते हैं, कहते क्या फर्क पड़ता है भाई, सब कुछ सही तो चल रहा है, क्या करेंगे लेकर। तो अब ये क्या इसका अंतर क्या हुआ कि भैया आपका उससे कामना इच्छा कनेक्शन कोई है कि नहीं। अब यहाँ पर तो डबल डबल आ रहा है, क्योंकि सप्तमाधिपति लगन में ही है, ठीक है, ऊपर से 11वें का स्वामी सप्तम में आ गया। और आपने अभी जो बोला दुखदायक वाला जो लाइन थी, उस हिसाब से 3 दुखदायक भाव का संबंध लगन लग्नेश से है, तो पीड़ा तो मुझे रहेगी, दाएं बाएं करके मैं पीड़ित तो रहूंगा। तो यहाँ पर ये परिस्थितियां बनती है। ठीक है,
अभी फिलहाल शायद अगर मुझे सही से याद है, इनकी कुछ राहु में चंद्रमा की दशा थी। ठीक है, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। जातिका के पति के चार्ट में राहु में शुक्र चल रहा है। ठीक है, राहु में शुक्र, शुक्र उनका छठे भाव में था, राहु उनका द्वादश में था। ध्यान से सुनिएगा दशा कैसे रोल प्ले करती है। राहु उनका 12वें में था, शुक्र केतु का योग छठे में था, तो राहु में शुक्र चल रहा था। अब आप जानते हैं समसप्तक है, आमने सामने है, शुक्र पत्नी का कारक है, राहु ब्रह्म का कारक है। तो मैंने कहा अरे आपकी कुंडली में तो राहु में शुक्र चल रहा है, अंतर्द्वंद, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है दशा वाला पीटीए बैच में कि अंतर्द्वंद और टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में थी, उससे जब दूसरा चार्ट आ गया जी ये मेरे जीवन साथी का है, यार इसमें तो राहु चंद्रमा चल रहा है, यानी लग्नेश से सप्तम में राहु है, ये भी समसप्तक है। वहां पे पत्नी का कारक था, यहाँ खुद लग्नेश आके बैठा है, चंद्रमा आके बैठा है। तो अब पति का ये कहना था कि इन्होंने कुछ ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं जो बिल्कुल ही निरर्थक है, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है उसका, कि कुछ मेरे ऊपर जादू टोना करवा देते हो आपके अलग अलग महिलाओं से, ऐसा करके, मतलब जो भी है वो भ्रम की स्थिति है। तो बोल रहे थे कि क्या ये रिश्ता आगे चलेगा या मैं छोड़ दूं, या मतलब या वो मुझे छोड़ देगी, क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए श्रेय, नीला जी, सविता जी, कि क्या कहूं कि चलेगी नहीं चलेगी। सर इसमें सप्तमेश ने लग्नेश को देख मतलब अफ्लिक्शन तो कर ही रहा है वो, तो राइट ओवरऑल मैरिड लाइफ में परेशानी तो रहेगी। राइट। और अ, सर सर इसका वैसे भी लग्नेश 10th हाउस में पीड़ित बैठा है, तो ये ओवरऑल इनका जो मेन मोटिव है वो तो अपने करियर को लेकर ही है, मतलब इनका जो ध्यान रहेगा। और मैरिड लाइफ में सप्तमेश पीड़ित कर रहा है, तो सर हम्म। रहनी चाहिए, मतलब अगर इस इतने को देखे तो परेशानी रहेगी। और एक बात बताओ, परेशानी रहने के लिए शादी रहना जरूरी है ना भाई। अगर तलाक हो गया तो परेशानी खत्म। अब परेशानी खत्म थोड़ा ना दिख रही है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि सप्तम अधिपति आपके लगन में बैठा है, आपके लग्नेश को देख रहा है। तो ये जो कलह है या ये जो टसल अप है वो सॉल्व होती नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि भैया नहीं नहीं आप तो अलग अलग हो जाएंगे, और ये तो उनको यही कहा गया कि ये दशा जब दोनों की खत्म हो जाएगी आप दोबारा से वापसी थोड़ा यहाँ से बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये परेशानी 2 महीने साल भर की नहीं है, ये थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ यू आर फेसिंग दिस, आपको चलता जा रहा था। अभी थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि वो दशा है दोनों हस्बैंड वाइफ की ऐसी आई है। जैसे ही थोड़ा दशा चेंज होगी तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, पर संबंध चलते रहेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी, बोलो आगे। चलो, तो यहाँ पर तो ये स्थिति बनी। तो 11वें के स्वामी को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि 11वें के स्वामी का भी इसमें रोल है। अच्छा, 11वें के स्वामी का कहाँ बैठे जो सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा? स्वाभाविक सी बात है कि अपने ही घर में बैठ जाए, उससे बढ़िया क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बृहद पराशर और शास्त्र कह रही है, उसमें लिखा है ये लाइन, लाभाधिपति लाभ भाव में सर्वाधिक शुभ है। ठीक है, तो ये लाभ में बैठ गया तो ये अच्छी बात है। अब अगर लाभ में बैठकर हम ये देखेंगे किन भावों के अधिपतियों को देख रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, ये बहुत जरूरी है, 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि, क्या ये शुभ है या ये अशुभ है? नॉर्मली हम इसको हमें कैसे देखना चाहिए? ये बैठ रहा है जहाँ पे, वहां पे तो कामनाएं बढ़ा रहा है, ये तो हमें पता लग गया, इच्छाएं बढ़ा रहा है। लेकिन जिन भाव अधिपतियों को देख रहा है, क्या उनके लिए बुरा है या अच्छा है? आपको क्या लगता है नीला जी? वो गुरु है, अच्छा है। हम्म। और उसका ये शुक्र और चंद्र पे दृष्टि है। जी 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 जी, आपने कहा शुक्र और चंद्रमा पर दृष्टि है, और शुक्र चंद्रमा इस कुंडली में, शुक्र तो योग कारक बन जाता है जो लगन को देख रहा है, और चंद्रमा जो है वो षष्ठाधिपति है और उसको देख रहा है। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है जो नीला जी ने कही। मैं क्या कह रहा था कि नीला जी ने अभी जैसे बोला कि 11वें के अधिपति की दृष्टि को शुभ लेना चाहिए, यहाँ पर विशेषकर क्योंकि वो गुरु की दृष्टि है। ठीक है, जायज़ बात है। हम भी यही कहते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ अधिपति की दृष्टि जिन भाव या भावेश पर रहेगी उनको फायदा रहेगा। बस एक बहुत महत्वपूर्ण बात का हमें ये ध्यान रखना होता है
कि अगर किसी भाव के स्वामी का संबंध उस भाव से छठे या मेरे छठे यानी मेरी छठे भाव के स्वामी से हो जाए और फिर 11वां भी देख ले, 11वें का स्वामी भी देख ले, तो मेरे रोगी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती। चंद्र। हाँ, दोबारा मैं कहूं कि अगर मेरी कुंडली में मेरे किसी भाव के स्वामी का अपने से छठे के स्वामी से संबंध हो या मेरे छठे के स्वामी से संबंध हो और फिर 11वें के स्वामी की दृष्टि या युति हो जाए, तो ये गंभीर बीमारी या परेशानी देने के योग बनाती है। एग्जाम्पल के लिए इसी कुंडली को देखते हैं। यहां पर हमने देखा कि शुक्र चंद्रमा को आपका ये देख रहा है, कौन? गुरु देख रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि चलिए शुक्र मेरी माँ का स्वामी है और मेरे पिता का स्वामी है। ठीक है, ये मेरी माँ का स्वामी है, यहाँ का स्वामी, और ये मेरे पिता का भी स्वामी है। अब माँ से छठे घर का स्वामी कौन बना? शुक्र स्वयं बना। तो क्या उनमें कोई संबंध है? वो दोनों तो एक ही है ना, वो दोनों तो एक ही है। अच्छा, मेरा छठा कौन बना? मेरे छठे का स्वामी चंद्रमा बना, वो भी उनके साथ बैठा है। ठीक है जी, वो भी उनके साथ बैठा है। ये भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं हुआ। अच्छा योग मतलब सेहत के लिए। और फिर हमने कहा नहीं, गुरु भी देख रहा है, यानी मेरा लाभाधिपति भी देख रहा है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं श्रेय के शब्दों में कहूं, छठे और छठे से छठे के स्वामी का संबंध चौथे के स्वामी से है। अब ये माता जी की सेहत के लिए शुभ नहीं है, ये माता जी की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत शुभ है। एक पिता के लिए भी सेम केस करो। मुझे बताओ पिता के लिए कैसे देखोगे? क्योंकि ये तो 2 घर का स्वामी है, हमने माँ को ही क्यों बीमार करना है, या हमने ये क्यों कहना मदर के लिए? आज तो मदर्स डे भी है, आज ही है ना शायद मदर्स डे। तो जी माँ को क्यों बीमार करे? पिताजी को करते हैं आज के लिए। सर, मून भी है ना, तो कारक भी तो हो गया मून। मून माँ का कारक भी है, जायज बात है। पिता भाव से ये सेम कॉम्बिनेशन देखो, बताओ पिता से सर छठे का अपने स्वामी कौन से बना? हम्म, सर अपने से 11वें जा रहा है, जिसमें छठे 9th लॉर्ड से छठा बनता है गुरु, जो अगेन वापस से उसको देख रहा है, और दशमेश के साथ भी बैठा हुआ है। हम्म, तो सर हम्म। हेल्थ इश्यूज तो होंगे, मतलब अपने करियर में अच्छा कर रहे होंगे लेकिन हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ओके, आपने ये कहा कि पिता भाव से छठा भाव यानी नवम से छठा गुरु उसका स्वामी बना, गुरु उसको देख रहा है। गुरु मेरा तो 11वें का स्वामी है ही, वो तो हमने देख ही लिया। और दूसरा, आपने एक बात और जोड़ी कि मेरे छठे का स्वामी भी शुक्र के साथ है, तो भाई ये मेरे पिता के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल, इस केस में क्या हुआ कि दोनों कुंडली से अगर मैं देखूं, माँ के घर से भी और पिता के घर से भी, तो यहाँ पर दोनों से छठे के स्वामी, यानी यहाँ से छठे का स्वामी शुक्र स्वयं बना था माँ के घर से, और पिता के घर से छठे का स्वामी, सॉरी, पिता के घर से ये वाला पिता का घर हो गया, इससे छठे का स्वामी गुरु बन गया। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दोनों का संबंध मिल रहा है, तो माँ बाप दोनों पर ये कहना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम एक को नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़े समय के लिए हाइपोथेटिकली कि पिता से छठे का कोई संबंध नहीं आता, पिता से छठे भाव का कोई संबंध नहीं आता, तो हम इसको माता जी तक ही सीमित रखते, फिर पिताई के लिए नहीं बोलते। तो यहाँ पर तो खैर ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है, पर हमें ध्यान देना होता है कि अगर मैं इसको सूत्र को दोबारा दोहराऊं, सबसे पहले देखो जिस भाव का स्वामी पे लाभेश की दृष्टि आ रही है, मेरे लाभेश की, क्या उसका संबंध अपने से छठे भाव के स्वामी से है? अगर है तो बीमार रहने के योग है, आर्थिक स्थिति अच्छी लेकिन बीमार रहने के योग। अगर उससे नहीं है तो मेरे छठे के स्वामी से है, अगर मेरे छठे के स्वामी से है तो भी ये स्थिति कमोवेश बनी रहेगी, पहले के मुकाबले कम हो गई लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, तो एक और कुंडली लेते हैं, इसी प्रिंसिपल को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या स्थिति है बताओ भाई, रोग के हिसाब से भी देखना और वैसे भी आपको क्या लगता है, तीनों आप में से जो भी बताना चाहे। सर लग्नाधिपति चौथे में स्वराशि का बैठा हुआ है, अष्टमेश लगन में बैठा हुआ है। आ, हम्म, सर जो अपन जैसे 11th हाउस की बात कर रहे हैं, वो छठे में बैठा हुआ है, और स्वयं ही आ, उसका कनेक्शन लगन लगने से तो नहीं आ रहा है। उसकी हम्म, दृष्टि भी सिर्फ 12th हाउस पे आएगी, जैसे यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, मतलब किसी हाउस लॉर्ड पे नहीं होगा। हम्म। एंड सर
सर सेकंड जो थर्ड लॉर्ड है वो सेवंथ में बैठ करके लगन लग्नेश दोनों को देख रहा है। जो मैंने 3, 6, 11 एंड 8 की बात करी थी। दोबारा बोलो क्या कहा? सर 3, 11, 6, 8 की जो बात करी थी उसमें से थर्ड लॉर्ड जो कि गुरु की सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड है, वो हम्म, सेवंथ में बैठ करके लगन और लग्नेश दोनों को देख रहा है। ठीक है, ठीक है। तीसरे का स्वामी और 11वें के स्वामी दोनों का संबंध लगन लग्नेश से यस है, सर। सॉरी, ये लगन से है, आपने ये कहा। लगन से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छठे से छठा गया है ये, सॉरी, 11वें का स्वामी छठे में गया है, इसका संबंध मेरे लगन से नहीं आया, मेरे लग्नेश से नहीं आया, लगन से। ऐसा हम कहेंगे ना। और लग्न भी बली आ यस सर, रहा है, लगन से। ओवरऑल तो ठीक ही दिखता है, कोई ऐसा बुराई नहीं दिखती है। ठीक है। अब जरा शास्त्र का मत पढ़ते हैं कि लाभ का स्वामी अगर छठे में है तो बुरा है या भला है। वैसे तो एक उपचय भाव का दूसरे उपचय भाव में जाने का संबंध आर्थिक रूप से अच्छा होना चाहिए, है ना। 11वां, छठा, तीसरा, ये 10वां, ये आपस में अगर एक्सचेंज करके बैठते हैं तो अपने को नुकसान नहीं है, फायदा ही है। शास्त्र क्या बोलता है देखिए जरा, ये लाइन देखिए ऊपर जो लिखी आ रही है, लाभेशे षष्ठ भवने, लाभ का स्वामी छठे भाव में हो, नाना रोग समन्विता, बीमारी होने की संभावनाओं को बल मिलता है। सर्व सुखम भवेत, मतलब सुख भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि खराब ही खराब है, वो बोल रहे हैं नहीं, रोग हो सकते हैं। सर्व सुखम भवेत तस्य प्रवासी पर सेवका, वो नौकरी में होगा, वो घर से दूर जाके उसे रहना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर 11वें का स्वामी छठे में है तो रोग की संभावनाओं को बल मिलता है, अपना सर्व सुख मिलने की संभावनाएं रहती हैं, और व्यक्ति के प्रवासी होने के और अपने घर से दूर रहने के और दूसरे की नौकरी करने के योग को बल मिलता है। ठीक है। अब अगेन मैं ये लाइन के साथ वो पुरानी लाइन दोबारा जोड़ूंगा कि ये तब होगा, मैंने अभी आपको क्या बोला था, किसी भाव का रिपीट करना, वो इससे पहले वाली कुंडली पे क्या नियम बोला था मैंने? सर आपने बोला था कि किसी भाव का अब उसके छठे से और मेरे लगन से छठे से अगर दोनों से कनेक्शन आ जाता है तब उसकी हेल्थ के लिए अपन बुरा बोल सकते हैं। और तब उस पे 11वें की दृष्टि आ रही हो या 11वां यस बैठा हो, करेक्ट सर, 11वें को तो यस भूल ही गए ना, 11 वो की दृष्टि। 11वें के साथ ही करना है हमने। यस। अच्छा, क्या इस कुंडली में ऐसा योग है? क्या ये लगन तो मेरा धनु लगन है, ठीक है। धनु लगन में छठे का स्वामी छठे में ही बैठा है, वो लगन को तो देख नहीं रहा। लग्नेश को देख रहा है क्या? लग्नेश को भी नहीं देख रहा, नहीं देख रहा ना। ठीक है भाई, नहीं देख रहा तो मैं बीमार नहीं। जबरदस्ती छठे में बैठा के बीमार नहीं कर, ये नाना रोग समन्विता तभी लगाऊंगा जब मेरे छठे के स्वामी का भी संबंध होगा। अगर नहीं होगा तो मैं ये लाइन को यहाँ पर हटा दूंगा, नहीं ये नहीं लगेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप कह रहे हो, आपने भी देखा यहाँ पे लग्नाधिपति तो स्वराशि का बैठा है, आपने ही कहा कि मीन में बैठा है। आपने अष्टम आधिपति का जिक्र किया, वी शुड नॉट फॉरगेट अष्टम आधिपति लग्नेश का मित्र है, ठीक है। तो और नैसर्गिक सौम्य ग्रह है, तो इसलिए इससे ज़्यादा हम नेगेटिव उम्मीद करें वो सही नहीं रहेगा। मतलब हम कहें कि जी आप बीमार रहोगे क्योंकि आपका 11वें का स्वामी छठे में बैठा है, जैसा कि हम क्लास में भी करते थे कि वह केवल एक नियम या श्लोक पढ़कर लगाने से पहले उसके साथ कंडीशन जोड़ के देख ले कि नहीं ये वाली कंडीशन तो नहीं फुलफिल हो रही है, तो ये इतना पार्ट नहीं लगेगा। प्रवासी पर सेवक, अब इस पर भी जिक्र करते हैं। प्रवासी मतलब घर से दूर। अब लेकिन व्यक्ति लग्नेश ही अपना लगन का स्वामी ही चौथे में बैठा है ना। लग्नेश उठ के चौथे में चला गया तो अपने घर में जाके बैठा है, अब वो कंफर्टेबल बैठा है, तो वो प्रवासी क्यों होगा? ये जहाँ तक सरकारी नौकरी में है, इसका डिस्ट्रिक्ट चेंज होता रहता है, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो प्रवास तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि अपने जो होम टाउन है उसमें रह रहा है। लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि यहाँ से निकल के वो विदेश चला गया हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? विदेश नहीं गए, प्रवास उसी राज्य के अंदर अलग अलग जगह पे करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वो रहता है, इतना ही प्रवास है। और पर सेवक का सरकारी नौकरी में, तो पर सेवक मतलब आप कह लीजिए कि नौकरी तो करनी पड़ रही है दूसरे की, अपना काम तो है नहीं, तो पर सेवक भी हो गया, प्रवासी भी हो गया। सर्व सुखम वाली बात, सर्व सुखम लगेगा नहीं लगेगा? बताइए, सर्व सुखम मैं हाँ करूं ना करूं, और क्यों हाँ करूं क्यों ना करूं? लग्नेश बली है तो मन से तो आप अपने आप को तो अच्छा ही मानोगे ना सर। बिल्कुल सही बात है। और 6th हाउस सर लॉर्ड का राहु कोई का संबंध आ कॉम्बिनेशन रहा नहीं है। आ रहा है। अब देखिए लगन और चंद्र कुंडली दोनों से चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है,
जैसा कि सविता जी ने भी कहा कि लग्नेश स्वराशि का है, अपने को गलत भी नहीं मानेंगे और मैं अपने सुख भाव में ही जाकर बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दृष्टि आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है, यहाँ पर राहु की भी दृष्टि आ रही है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम क्या बोलते मजे वाली जिंदगी है, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि है। पर आप लोगों को याद होगा, दृष्टि का असर कम होता है, युति का ज्यादा होता है, पोजीशन का होता है। मैं अपने आप में बली हूँ, एक आध कोई बुरी नजर मेरे ऊपर पड़ भी रही है, लोग हाय दे रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ बिगाड़े, पर वो कोशिश तक ही रहेगा। अगर इसी घर में होते ये दोनों, कौन, शनि और राहु गुरु के साथ, तो ये भयावह ये परेशानी थी। अरे भाई ये तो बस गया, मतलब इसको ये चाहेगा कि मुझे घर का सुख मिले क्योंकि चौथे में ही बैठा है, और सुख इसको मिलेगा नहीं क्योंकि शनि राहु लेने नहीं देंगे, तो जिंदगी भर बेचारा परेशान रहेगा। यहाँ पर तो ये है कि ये जातक अपनी मेहनत से घर बनाने के योग, अपना मेहनत करके आगे बढ़ने के योग, और सविता जी वाली लाइन की अपने बारे में अच्छी ओपिनियन रखने के योग बनाता है। तो कुल मिलाकर मैं आज की क्लास में या आज के सेशन में बात ये करना चाह रहा था कि जब 11वें को देख रहे हो तो भाव को शुभ लो, भाव में बैठे ग्रहों को, और भावाधिपति को शुभ नहीं लेना है। ठीक है, जो भावाधिपति 11वां कहीं जा रहा है, और प्लस अभी जो आज आपने नियम देखा, तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, ये भाव के स्वामियों का प्रभाव, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनके स्वामी लगन लगने से संबंध बना रहे हैं तो वो दुखदायक ही रहेगा, हमेशा परेशान ही रहेगा। अब मैं अब इससे जुड़ा एक और चीज़ अभी लग रही है कि लग रहा है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसको तो कितना भी हम और अच्छे से भी कर सकते हैं। तो अगली बार हम क्या करते हैं कि 11वें भाव में बैठे ग्रहों के बारे में बात करते हैं। आज हमने उस पर चर्चा नहीं करी ज़्यादा, खाली एक ही कुंडली थी शायद जिसमें वो 11वें में कोई ग्रह था, धनु का गुरु बैठा था अपनी राशि का, तो उसमें भी हमने वो माता पिता के रोग वाली बात देखी, और उसकी इनकम, उसके संतान पर हमने बात नहीं की कि वो क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा। तो एक इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें हम इसको करते हैं, और आप तीनों की जिम्मेदारी है बनवाने की, क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, तो आप लोग मुझे पूछ लेना भैया कब कर रहे हो, और फिर अगर रहा तो 2-3 दिन में शूट कर लेंगे इसको। ठीक है, कुछ आप कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए। नीला जी, श्रेय, सविता जी। नॉर्मल वीडियो से ये वीडियो अच्छा है या वैसे वाला अकेले अकेले वाला ठीक है? आपके साथ अच्छा लगता है ना सर, मतलब व्यूज एक्चुअली मिलते हैं ना, तो दूसरों की बातें भी, क्योंकि हमारा एक सिंगल माइंड चल रहा है, और जब हाँ सामने वाला भी कुछ कुछ बताता है तो अच्छा रिकॉल होता है, ओ ये पॉइंट तो मैंने देखा ही नहीं, हाँ और हाँ, फिर वो समझ में आता है कि हाँ देखो उन्होंने ये बात कही है। तो राइट। क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला जो चार्ट था वो वाला आपकी लाइन याद आई कि 11th का लॉर्ड वीनस होकर के 7th हाउस में आया है, तो मैंने सोचा मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा शायद सही है कि नहीं है, तो फिर वो स्टॉप हो गई लेकिन बाद में वो सही था कि वो मुझे बोलना चाहिए था पॉइंट। सही तो बात। सुन करके सामने वालों को फिर पता चलता है कि हाँ ये पॉइंट मैंने मिस किया, तो राइट राइट। नहीं अच्छा लगता है कि 2-3 लोग साथ में करवाते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मुझे भी फायदा रहता है, पता है क्या, अकेले आप बोल रहे हैं तो वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि सारे पॉइंट कवर कर दो, कुछ छूटे ना, लेकिन फिर भी आपके फेसेस दिख रहे होते हैं, कई बार सवाल सीधे आ जाते हैं, कई बार मुझे लग रहा होता है नहीं यार ये अभी बात मेरी पहुंची नहीं है, इसको दोबारा पहुंचाते हैं दोबारा करते हैं, तो उससे मुझे लगता है कंटेंट थोड़ा और बढ़िया बन जाता है। क्यों नीला जी? हाँ नहीं अच्छा लगता है। जी 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 जी, आशा करता हूँ वीडियो में आपको आनंद आया हो। यदि आनंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, आपको ऐसे ही 550 वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ या किसी और नए विषय के साथ। जय श्री राम। कारकात भावम सिद्धांत क्या है और इसको कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।